कमरे में निशा के कराहने की और अर्जुन के तेज सांसों की आवाज आ रही थी। निशा अर्जुन को अपनी थकी हुई आवाज में रहती है। बस मैं अब और नहीं सह सकती। अर्जुन निशा के बातों को इग्नोर कर देता है और उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस देता है और निशा के होठों पर अपने होंठ रखकर अपनी स्पीड बढ़ा देता है। सुबह के 4 बजे अर्जुन निशा को छोड़ता है। निशा अर्जुन की मनमानी की वजह से पहले ही थक कर सो गई थी। अर्जुन निशा के बगल में लेट जाता है और निशा के थकान से भरे चेहरे को निहारने लगता है। अर्जुन निशा को अपनी बाहों में भर लेता है और निशा के माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। निशा नींद में ही अर्जुन की पीठ पर अपने हाथ रख देती है। निशा की नींद अलार्म की आवाज से खुलती है। निशा के अपने ऊपर भार महसूस होता है। निशा अपनी नजरें झुका कर देखती है तो अर्जुन निशा के ऊपर अपना हाथ और पैर रखकर उसके कंधों पर सर रखकर सोया था। खुद को और अर्जुन को ऐसे बिना कपड़ों के देख निशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। निशा अर्जुन को आराम से अपने ऊपर से हटाने लगती है पर अर्जुन निशा पर अपनी पकड़कर मजबूत कर देता है। अर्जुन के ऐसा करने से निशा हैरान हो जाती है और अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, आप जाग रहे हैं? अर्जुन निशा के ऊपर आते हुए कहता है, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे नींद कैसे आ सकती है? निशा अर्जुन के ऐसे अचानक अपने ऊपर आने से हड़बड़ा जाती है और अर्जुन के कंधे पर हाथ रख कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? उठिए, मुझे जाना है। अर्जुन निशा से कहता है, चली जाना, पहले अपने पति को गुड मॉर्निंग किस तो देती जाओ। अर्जुन निशा की बात सुन शर्माते हुए कहती है, यह अब क्या कह रहे हैं? उठिए, मुझे जाना है। निशा अर्जुन के लिप्स पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहता है, बीवी, जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अर्जुन की बात सुन निशा अपना मासूम सी शक्ल बनाकर अर्जुन की तरफ देखती है और खुद को छोड़ने की विनती करती है पर अर्जुन पर निशा की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अर्जुन को ना उठता देख निशा हार मान जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, तब मैं आपको किस करूंगी। निशा की बात सुन अर्जुन कहता है, बीबी। निशा अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज ना, अब तो मैं आपकी बात मान रही हूँ ना। निशा अर्जुन की बात सुन अपना सर ना में हिलाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। निशा अर्जुन की आंखों की तरफ देखती है और जल्दी से अर्जुन के होठों को चूम के दूर हो जाती है। निशा के ऐसे करने से अर्जुन निशा को घूरता है और कहता है, लगता है बीबी अभी तक तुमने किस करना नहीं सीखा। चलो मैं आज तुम्हें किस करना सिखाता हूँ। और निशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। निशा को पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। कुछ देर में कमरे में निशा के कराहने की आवाज आने लगती है। निशा तैयार होकर नीचे आती है। निशा को आज चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। निशा मंदिर में जाकर पूजा करती है और जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। कृतिका और ममता जी किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। निशा को देख ममता जी कहती है, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह तुम आरती में नहीं आई। ममता जी की बात सुन निशा हड़बड़ा जाती है और ममता जी की तरफ देख के कहती है, माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आज सुबह मेरी आंख नहीं खुली, सॉरी माँ। ममता जी कहती है, कोई बात नहीं बेटा। कृतिका जो निशा का चेहरा देख रही थी, निशा को ऐसे ममता जी के पूछने से हड़बड़ाता देख उसे कुछ अजीब लगता है। कृतिका की नज़र निशा के कॉलर बोन और गले पर जाती है। निशा के गले और कॉलर बोन पर लव बाइट के निशान, जिन्हें निशा ने मेकअप से छुपाने की कोशिश की थी, वो हल्के हल्के दिख रहे थे। कृतिका की पेनी नज़रों से निशा के लव बाइट नहीं छुप पाते। निशा कृतिका के पास आकर काम करने लगती है। कृतिका निशा के कान के पास झुककर कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। निशा कृतिका की तरफ बिना देखे कहते हैं, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। एक नंबर के शैतान। जैसे ही निशा को समझ आता है उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया, वह शर्माकर जल्दी से अपनी आंख बंद कर लेती है। निशा को इतना शर्माता देख कृतिका हंसने लगती है। ममता जी कृतिका को हंसाता देख कहती है, क्या हुआ बेटा? कृतिका निशा की तरफ एक टीजिंग भारी मुस्कुराहट देकर ममता जी से कहती है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही।
कृतिका की बात सुन ममता जी मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चले जाते हैं। कृतिका निशा को देखकर मुस्कुराने लगती है। निशा शर्माते हुए अपना सर नीचे कर काम करने लगती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दादी अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, बेटा, दिवाली आने वाली है तो तुम अपने पिया को कहकर डेकोरेटर को तैयारी करने के लिए भेज देना। पिछली बार दिवाली की पार्टी बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज की थी। हम चाहते हैं इस बार भी सब अच्छे से हो। दादी की बात सुन अर्जुन कहता है, जी दादी। दादी रोहन और रूही की तरफ देखकर कहती है, और तुम दोनों बताओ तुम्हारी छुट्टियां कब से स्टार्ट हो रही हैं? रोहन कहता है, दादी बस आज के दिन ही हमें कॉलेज जाना है। कल से हमारी दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट हो रही है। दादी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ठीक है, कल तुम और कृष घर की सभी औरतों को ले जाकर शॉपिंग पर जाओगे। और ममता जी की तरफ देखकर कहती है, बेटा, तुम तीनों बच्चियों को अपने साथ ले जाना और उनकी पसंद के जेवर इन्हें खरीद के देना। तुम्हें तो पता है हमारे घर का रिवाज है, धनतेरस वाले दिन घर की सभी लक्ष्मियां अपने अपने लिए जेवर खरीदती हैं। बुआ जी दादी की बात सुनती हैं। माँ, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए? वह भी इसी घर में रहती है तो उससे भी शॉपिंग पर भेजना चाहिए। बुआ की बात सुन दादी कहती हैं, तुम्हें मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी इनके साथ शॉपिंग पर जाना और अपनी पसंद का सब कुछ ले लेना। दादी की बात सुन बुआ जी खुश हो जाती हैं। विक्रम ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी केबिन का दरवाजा खोलकर उसका दोस्त संदीप अंदर आता है और विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, रिश्ता पक्का हो गया और अपने दोस्त को बताना भी जरूरी नहीं समझा? संदीप की आवाज सुन विक्रम कहता है, कैसा है तू? संदीप कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू अपना बता। रिश्ता पक्का हो गया और मुझे बताया भी नहीं। विक्रम संदीप को चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पहले बैठ जा फिर बात करते हैं। संदीप विक्रम के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है और विक्रम की तरफ देखकर कहता है, चल अब बता। विक्रम कहता है, क्या बताना है? बहुत मुश्किल से अर्जुन रिश्ते के लिए तैयार हुआ था, इसलिए मैंने माँ से कह कर जल्दी ही रिश्ता पक्का करवा लिया। संदीप विक्रम की तरफ देखकर कहता है, वैसे मानना पड़ेगा, आखिर तूने पा ही लिए जो तुझे चाहिए था। संदीप की सुन विक्रम कहता है, तू अच्छी तरह से जानता है कि रूही मेरे लिए क्या है। मैं तो बहुत पहले ही रूही को अपना बना लेता, पर मैं अर्जुन से अपनी बेमतलब की लड़ाई खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले अर्जुन को रिश्ते के लिए मनाया। विक्रम संदीप की तरफ देखकर कहता है, मेरा छोड़, तुम अपना बताओ, तेरा क्या चल रहा है? संदीप विक्रम की तरफ निराशा भरे चेहरे से देखकर कहते हैं, मेरा क्या ही होगा, तुझे तो पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, पर एक वह है जो सिर्फ अपने काम से प्यार करती है। संदीप की बात सुन विक्रम कहता है, भाई तू पता क्यों नहीं करता कि उसने तेरा प्रपोज क्यों रिजेक्ट कर दिया? जहाँ तक मैंने उस लड़की को देखा है, वह बहुत ही सीधी और सिंपल सी लगती है। विक्रम की बात सुन संदीप कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब लगता है मुझे भी उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी, जो उसने मेरा प्यार अपनाने से मना कर दिया, और ऐसा कौन सा डर है कि वह सीधा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करती है। संदीप की बात सुन विक्रम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। संदीप कहता है, तू बता, तू कब रूही के साथ डेट पर जा रहा है? संदीप की बात सुन विक्रम हंसते हुए कहता है, तू डेट की बात कर रहा है? मैंने अभी तक उसे एक बार फोन पर बात तक नहीं की। विक्रम की बात सुन संदीप हैरानी कहता है, क्या तू सच कह रहा है? क्योंकि जिस तरह तू उसके लिए पागल है, मुझे तो लगाता था अर्जुन के मानते ही दूसरे दिन शादी कर लेगा। संदीप की बात सुन विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे बस थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। इसी तरह विक्रम और संदीप काफी देर तक बातें करते रहते हैं। संदीप ऑफिस से चला जाता है। विक्रम अपने फोन की तरफ देखकर कहता है, लगता है मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तरफ से तो कॉल आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। विक्रम अपना फोन उठाकर रूही को कॉल लगता है
कॉलेज। रूही लेक्चर खत्म करके अपनी क्लास से बाहर आती है और कैंटीन की तरफ जाने लगती है। तभी रूही का फोन रिंग करने लगता है। अननोन नंबर से फोन आता देख रूही पहले नंबर को घूरती है, फिर फोन पिक करके कहती है, हेलो। रूही की आवाज सुन विक्रम अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेता है। किसी को ना बोलता देख हुई कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है आपको? विक्रम अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहता है, मैं बोल रहा हूँ। विक्रम की बात सुन रूही गुस्से में बोलती है, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आप? रूही को इस तरह चिढ़ता देख विक्रम मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। जैसे ही रूही के कानों में विक्रम का नाम जाता है, रूही शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और हकलाते हुए कहती है, सॉरी, वह अननोन नंबर से कॉल आया था ना, इसलिए ऐसा बोल दिया मैंने। रूही की बात सुन विक्रम कहता है, कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या हम मिल सकते हैं? विक्रम की बात सुन रूही घबराते हुए से कहती है, जी। विक्रम रूही की घबराहट समझते हुए कहता है, हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या हम कल मिल सकते हैं? विक्रम की बात सुन रूही कहती है, पर कल तो हम सभी शॉपिंग पर जा रहे हैं। रूही की बात सुन विक्रम कहता है, कोई बात नहीं। रूही और विक्रम थोड़ी देर तक फोन पर बातें करते हैं और फोन रख देते हैं। रूही फोन रखने के बाद फोन देखते हुए ब्लश करने लगती है। रूही की फ्रेंड उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ? चलो, सभी कैंटीन में हमारा वेट कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड की बात सुन रूही मुस्कुराते हुए कैंटीन की तरफ चली जाती है। शाम का समय। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, डिनर कर रहे थे। दादाजी ममता जी से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा पति कब आने वाला है? दादाजी की बात सुन ममता जी कहते हैं, पापा, हमने बात की थी, वो दिवाली से पहले आ जाएंगे। दादाजी कहते हैं, चलो, ये भी अच्छी बात है। मुझे तो लगा था इस दिवाली भी वो हमारे साथ नहीं रहेगा। निशा हाल में बैठी अर्जुन का वेट कर रहे थे कि तभी कृतिका पानी लेने के लिए आती है। निशा को हाल में बैठा देख कृतिका निशा के पास जाती और कहती है, क्या हुआ अर्जुन भैया, अभी तक नहीं आए? निशा मुस्कुराते हुए कृतिका की तरफ देखकर कहती हैं, नहीं, बस आते ही होंगे। कृतिका निशा के पास सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ। निशा कृतिका से मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाए और सो जाए, वह बस आते ही होंगे। कृतिका कहती है, कोई बात नहीं, ऐसे ही मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कृतिका निशा के पास बैठे जाती है और दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। अर्जुन को आने में आज काफी लेट हो गया था। निशा कृतिका की तरफ देखकर कहती है, भाभी आप जाइए, सो जोइए, वह बस आते ही होंगे। अब आपको सोना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। कृतिका निशा की तरफ देखकर कहते हैं, वैसे तुम्हें ना एक बार अर्जुन भैया से कहना चाहिए कि वह जल्दी आया करें। देखो कितनी रात तक तुम वेट कर रही हो। कृतिका की बात सुन निशा का मुस्कुराते हुए कहती हैं, भाभी, वह थोड़ी ना मुझे वेट करने को कहते हैं, बस मुझे उनका इंतजार करना अच्छा लगता है। निशा की बात सुन कृतिका मुस्कुरा देती और कहती है, चलो ठीक है, तुम करो अपने उनका वेट, में तो चली सोने, और उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। निशा अर्जुन का इंतजार करते करते सोफे पर ही सो जाती है। अर्जुन की कार मेंशन के सामने रुकती है। अर्जुन अपना कोट लेकर अंदर आता है। निशा को सोफे पर सोता देख अर्जुन निशा के पास आता है और उसे अपने गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली दिन रोहन हाल में खड़ा सभी को चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज जल्दी आए, और कितना टाइम लगेगा आप सबको तैयार होने में? ममता जी कहती, अरे आराम से बेटा, आ जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? रोहित अपनी माँ की बात सुनकर आता है, माँ आपको अभी जल्दी लग रहा है, पिछले 1 घंटे से मैं सबका इंतजार कर रहा हूँ पर कोई भी अभी तक नहीं आया। आखिर इन्हें तैयार होने में कितना वक्त लगता है? कृतिका कमरा से बाहर आते हुए कहती है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि लड़कियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। रोहन कृतिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, इससे अच्छा भाभी मैं शादी ना करूं, आखिर कौन इतना इंतजार करेगा। निशा तैयार होकर नीचे आती है।
निशा को देख ममता जी कहती हैं, बेटा तुमने अर्जुन से बात की क्या, वह मॉल में आएगा? निशा ममता जी की बात सुन कहती है, माँ वो कल लेट आए थे और सुबह जल्दी चले गए, इसलिए मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। निशा की बात सुन ममता जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी वह मना ही कर देता, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सुबह निशा के उठने से पहले ही ऑफिस चला गया था। निशा अर्जुन के बिना बताए जाने से बहुत गुस्सा थी, इसलिए गुस्से में निशा ने अर्जुन को कॉल भी नहीं किया था। सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कृतिका, निशा और रूही क्रिश के साथ जाते हैं। बुआ जी और ममता जी रोहन के साथ उसकी गाड़ी में थे। एस शॉपिंग कम्प्लेक्स काल्पनिक नाम। सभी लेडीज अपने अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। कृतिका क्रिश को एक साड़ी दिखाते हुए कहती है, क्रिश ये कैसी लग रही है? क्रिश साड़ी देखते हुए कहता है, बहुत अच्छी लग रही है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। कृतिका एक नज़र साड़ी तरफ देखकर कहती है, अच्छी तो है पर बहुत हैवी है, मैं इतनी हैवी साड़ी नहीं पहनती हूँ, और उसे वापस रख देती है। क्रिश कृतिका की बात सुन उसे घूरने लगता है, क्योंकि काफी वक्त से कृतिका इसी तरह क्रिश को परेशान कर रही थी। कृतिका पहले क्रिश को साड़ी दिखती, जब क्रिश साड़ी को पसंद कर लेता तो कृतिका उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालकर उसे रख देती। क्रिश रोहन और कार्तिक की तरफ देखते हैं, जो सभी को शॉपिंग करता देख बोर हो रहे थे। क्रिश ममता जी की तरफ देखकर कहता है, माँ आप सभी अपनी शॉपिंग कीजिए, जब तक मैं रोहन और कार्तिक जेंट्स सेक्शन में अपने लिए कुछ देख कर आते हैं। क्रिश की बात सुन ममता जी कहती हैं, ठीक है बेटा तुम जाओ, तब तक हम यहाँ पर ही शॉपिंग करते हैं। क्रिश रोहन और कृतिका को लेकर कार्तिक को लेकर दुकान से बाहर चला जाता है। जैसे ही रोहन दुकान से बाहर आता है, क्रिश को हग करते हुए कहता है, थैंक यू भाई, आपने तो बचा लिया। पता नहीं ये सब इतनी शॉपिंग कर कैसे लेते हैं, मैं तो इतने में ही थक गया। रोहन की बात सुन क्रिश कहता है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ ये लोग कपड़े ले रहे हैं, अभी तो उनकी ज्वेलरी की शॉपिंग और बाकी एक्सेसरीज की शॉपिंग बाकी है। क्रिश की बात सुन रोहन क्रिश को दोबारा गले लगाते हुए कहता है, थैंक गॉड भाई आप मुझे वहां से लेकर आ गए, नहीं तो मैं तो थोड़ी देर में पागल हो जाता। क्रिश कार्तिक और रोहन को लेकर जेंट्स सेक्शन में चला जाता है। रूही निशा और कृतिका के साथ बैठी अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही थी, पर उसे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल्स रूही के पास एक ड्रेस लेकर आती है और कहती है, मैम आप ये ड्रेस देखिए, यह आपको जरूर पसंद आएगी। रूही जैसे ही ड्रेस की तरह दिखती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ड्रेस बहुत सुंदर थी, कट स्लिप मेहरून कलर की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। निशा ड्रेस की तरफ देखकर कहती है, रूही ड्रेस बहुत खूबसूरत है, तुम पर बहुत सुंदर लगेगी है, जाओ एक बार जाकर ट्राई करके आओ। निशा की बात सुन रूही कहती हैं, भाभी आप सही कह रही है, मुझे भी बहुत पसंद आई, मैं ट्राई करके देखती हूँ, और ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली जाती है। रूही ट्रायल रूम में ड्रेस चेंज करने जा रही थी कि तभी एक ट्रायल रूम का दरवाजा खुलता है और एक हाथ बाहर निकालकर रूही का हाथ पकड़ ट्रायल रूम के अंदर खींच लेता है। रूही अचानक अपने साथ ऐसा होने से डर जाती है। जैसे ही रूही अपने सामने विक्रम को देखती है, उसे थोड़ी हैरानी होती है, पर फिर भी रूही को थोड़ा सुकून मिलता है। विक्रम रूही के कमर में हाथ डाल अपने पास खींच लेता है। विक्रम के ऐसा करने से रूही के हाथ विक्रम के सीने पर चले जाते हैं। विक्रम रूही के बाल कान के पीछे करते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। विक्रम की बात सुन रूही के गाल और कान शर्म से लाल हो जाते हैं। आप यहाँ पर क्या आप भी शॉपिंग करने आए हैं? रूही की बात सुन विक्रम रूही के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं पर मेरी होने वाली बीबी याद थी, तो मैं बस उसे देखने आ गया। क्यों मुझे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रूही विक्रम की बात सुन जल्दी से कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। रूही को इस तरह हड़बड़ी में बोलता देख विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम्हें अच्छा लगा मेरा यहाँ आना? रूही विक्रम के बात सुन कुछ नहीं कहती और शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है।
विक्रम कुछ देर तक शांति से रूही को अपनी बाहों में लेकर ऐसे ही खड़ा रहता है। रूही विक्रम की तरफ से देखकर कहती है, आपको जाना चाहिए, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो। रूही की बात सुन विक्रम कहता है, देखने दो जिसे देखना है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूही विक्रम से दूर होते हुए कहती है, पर मुझे पड़ता है तो प्लीज आप चाहिए। विक्रम रूही को खुद से दूर जाता देख उसे अपने पास खींच लेता है और रूही की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है चला जाऊंगा, पर तुम वादा करो, तुम जब मुझसे मिलने आओगी तो मेरी पसंदीदा ड्रेस पहनोगी। विक्रम की बात सुन रूही मासूमियत से कहती है, पर मुझे क्या पता आपको कौन सी ड्रेस पसंद है। रूही को इतनी मासूमियत से पूछता देख विक्रम रूही की नाक पकड़कर खींचते हुए कहता है, ये जो तुम्हारे हाथ में ड्रेस है, यह मैंने ही तुम्हारे लिए भेजी है। विक्रम की बात सुन रूही कुछ नहीं कहती। विक्रम कुछ देर तक ऐसे ही रूही को देखता है, फिर उसके माथे पर किस करके ट्रायल रूम से बाहर चला जाता है। विक्रम के जाते ही रूही अपनी ड्रेस को अपने ऊपर लगा कर देखती है और शर्म से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है। निशा काफी देर से अपने लिए साड़ी पसंद कर रही थी, पर उसे कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। ममता जी निशा की तरफ देखकर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही है क्या? बुआ जी ममता जी को इस तरह निशा की फिक्र करते देखा कहती हैं, भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? इतनी सुंदर और खूबसूरत साड़ियां हैं, अब सस्ते कपड़े पहनने वाले को क्या पता ब्रांडेड साड़ियां कैसी होती हैं। बुआ जी की कृतिका को निशा के लिए बहुत बुरा लगता है। कृतिका कुछ बोलने वाली होती है कि ममता जी कृतिका का हाथ पकड़कर उसे कुछ न बोलने का इशारा करते हैं। बुआ जी की बात सुन निशा की आंखों में पानी आ जाता है। दीपक ममता जी के पास आकर कहता है, हेलो मैडम। दीपक को देख ममता जी कहती हैं, अरे दीपक बेटा कैसे हो तुम, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो? दीपक ममता जी की बात से मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैडम। दीपक के मुंह से अपने लिए मैडम सुन ममता जी गुस्सा होते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझे आंटी कहा करो, यह मैडम मैडम तुम बाकियों के लिए रखा करो। ममता जी की बात सुन बुआ जी मुंह बनाते हुए दीपक को देखकर कहते हैं, भाभी क्या जरूरत है इनके जैसे गरीब और टीचर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की। दीपक बुआ जी की बातों को इग्नोर कर ममता जी की बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, जी आंटी वह मैं यहाँ पर निशा मैडम को लेने के लिए आया हूँ, सर ने मैडम को ऑफिस बुलाया है। दीपक की बात सुन निशा हैरान हो जाती और कहती है पर क्यों? कृतिका का मुस्कुराते हुए निशा को देखकर कहती है, तुम जाओगी तभी तो पता चलेगा, अर्जुन भैया तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। निशा डर और कंफ्यूजन के साथ दीपक के साथ चली जाती है। निशा अपने मन में खुद से कहती है, मुझे क्यों बुलाया उन्होंने, मैंने तो कोई भी गलती नहीं की है, न ही उनके कोई भी रोल तोड़े हैं। निशा ऐसे ही खुद से सवाल करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। दीपक ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ऑफिस की तरफ घूम लेता है। निशा दीपक की तरफ देखकर हिचकी जाते हुए कहते हैं, भैया आपको पता है कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? निशा को इस तरह हिचकी चाहता देख दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी मैडम मुझे नहीं पता सर ने आपको क्यों बुलाया। शेखावत कॉरपोरेशन। निशा की कार ऑफिस के सामने रुकती है। दीपक जल्दी से नीचे उतरकर निशा की तरफ का दरवाजा खोलता है। निशा कार से उतरती है और दीपक को देखकर थैंक यू बोलती है। अपने सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर निशा हैरान हो जाती है। निशा पहली बार अर्जुन के ऑफिस आई थी। निशा जब भी अपने पिता के साथ जाती थी तो अक्सर इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर इसमें काम करने के सपने देखती थी। निशा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस कंपनी में काम करने का सोचती थी वो कंपनी उसके के पति की होगी। दीपक निशा को रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मैं इस तरफ चलिए। निशा दीपक की बात सुन दीपक की तरफ देखती और उसके साथ अंदर की तरफ जाने लगती है। दीपक को किसी लड़की को इस तरह रिस्पेक्ट देता देख रिसेप्शनिस्ट हैरानी से निशा की तरफ देखने लगती है।
निशा ने इस समय रेड कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी थी। हल्के से मेकअप में निशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। निशा ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, बस उसने अपने होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल और मांग में सिंदूर लगाया था। निशा ने एक बहुत ही यूनिक पेंडेंट की तरह का मंगलसूत्र पहना था, जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह मंगलसूत्र है। निशा कॉलेज जाते टाइम अपने सिंदूर को छुपा लिया करती थी, पर मंगलसूत्र को एक पंडित की तरह रोज पहन कर जाती थी। दीपक निशा को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। एक एम्प्लॉय रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहती है, ये कौन है जिन्हें दीपक सर इतनी रिस्पेक्ट के साथ लेकर आ रहे? बहुत खूबसूरत है। एम्प्लॉय की बात सुन रिसेप्शनिस्ट कहती है, जरूर ये अर्जुन सर की कोई रिश्तेदार या फिर खास इंसान होगी, तभी तो इन्हें लेने के लिए खुद दीपक सर गए थे। ऑफिस में सभी को पता था कि दीपक अर्जुन का दोस्त है, इसलिए कोई भी दीपक के अगेंस्ट बोलने की कोशिश नहीं करता था। दीपक बहुत ही अच्छा इंसान था, वह सभी को हंसते और हंसाने में बिलीव करता था। दीपक अर्जुन की केबिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैडम ये सर का केबिन है। निशा दीपक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप नहीं चलेंगे? दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अब आप अकेले ही अंदर जाए, और खुद अपने केबिन की तरफ चला जाता है। निशा घबराते हुए केबिन का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है।